काला सागर अनाज समझौता, काला सागर अनाज समझौता, ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट या इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट किन देशों के बीच था? समाप्त हो गया। अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, इसके बीच में समझौते में था ये काला सागर अनाज समझौता, और क्या है और इसका क्या प्रभाव। अब इसमें देखो, ये तो आंसर है इसका, रूस और यूक्रेन के बीच में था, इसके रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन ये क्या है काला अनाज समझौता, क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ल्ड पर, क्या भारत पे प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे यहाँ पे क्या प्रभावित हो जाएंगे। तो देखना जी, इतना बड़ा समझौता है कि यहाँ विश्व का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ है, क्या किया है इसने, तो इसने रूस ने अपना नाम, रूस ने इस समझौते को कैंसिल कर दिया और अपना नाम वापस ले लिया इसमें समझौते में से। क्या था समझौता, देखना इधर, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन, और इधर अपना, ठीक है ना। अब जानते हैं कि ये रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई है कब से चालू हुई, कि फरवरी 2022 से लड़ाई चल रही है, 24 फरवरी। अब हुआ क्या, इनकी लड़ाई होने के कारण से आप जानते जो यूक्रेन है, पहले यूक्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन है, इसे कहते हैं यूरोप की गेहूं की डलिया, गेहूं की डलिया, ठीक है ना। ये बहुत अनाज का उत्पादन, ये कह सकते हैं कि यूरोप में सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है। तो इसमें कहें तो इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। बहुत सारे करंट क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखना। कहते हैं अब ये इतना ज्यादा अनाज उत्पन्न करता था कि इसकी पूर्ति तो हो ही जाती थी, साथ में ये वर्ल्ड में निर्यातकों में नंबर 1 में आता है। जो एक्सपोर्ट होता है, जो खाद्यान्न का एक्सपोर्ट होता है, ग्रेन का एक्सपोर्ट होता है, उनमें भी यूक्रेन का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या होता था कि यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या करता था, यूनाइटेड नेशन यूक्रेन से अनाज खरीदता था और उन अनाज को काला सागर से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए इन अफ्रीकी देशों को देता था, जो अफ्रीकी गरीब देश हैं उनको देता था। अब हो गया है युद्ध, युद्ध होने के कारण क्या हुआ, युद्ध होने के कारण ये जो चेन सिस्टम था ये खत्म हो गया। जैसे ये खत्म हुआ तो ये जो देश यूक्रेन के गेहूं के ऊपर डिपेंड थे, उनमें अकाल की स्थिति बन गई, भुखमरी की स्थिति आ गई, ठीक है ना। तो वहां अनाज पहुंचा नहीं, अब अनाज पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, अनाज का भाव बढ़ गया, तो पूरे विश्व में अनाज के भाव बढ़ गए। अब इन देशों का क्या हो रहा है, सोचिए, जो अनाज के ऊपर डिपेंड है, इन्हें कितना महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा। तो इस युद्ध का प्रभाव आप पूरे विश्व में ये तो देख ही सकते हैं कि खाद्यान्न प्रभावित है, व्यापार प्रभावित है, तेल प्रभावित है, गैस प्रभावित है, और यूरोप में अशांति है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ, वो देखिए। क्या रश देखो आप, ये ब्लैक सी, ये एजोब सागर, एजोब सागर, ठीक है ना। ये एक सागर ये है, ये कहते हैं मरमरा सागर, एक सागर ये है, ये कहते हैं एजियन सागर, नाम लिख देता हूं, ये तो है ब्लैक काला सागर। अभी ध्यान से देखना, ये एजोब सागर, ठीक है ना। ये पड़ता है कौन सा सागर, मरमरा, मरमरा सागर, ठीक है ना। ये पड़ता है एजियन सागर, ठीक है ना। ये पड़ता है आयोनियन सागर, और ये आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मध्य सागर, और जो आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्या होता था वो देखें अब आप देख। अब ये जो काला सागर है, पहले तो ये चर्चा में है तो इसका ही नाम ध्यान रखिए। काला सागर किस किस से इसकी बाउंड्री लगी है, देखिए बाउंड्री देख लेते हैं अपन, कोई याद रखना क्योंकि बाउंड्री के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 पर टर्की,
तुर्की कहते हैं इसे, नाम हो गया क्या, तुर्की। नंबर 2 पर आ गया यहाँ पे जॉर्जिया। कौन सा है, जॉर्जिया, जॉर्जिया से लगती है। नंबर 3 पे ये लगता है रूस से, नंबर 3 रूस हो गया। नंबर 4 पे हो गया यूक्रेन। 5 पे हो गया रोमानिया, रोमानिया है, ठीक है ना। और नंबर 6 पे बुल्गारिया, बुल्गारिया है। देशों से बाउंड्री लगती है किसकी, काले सागर की। एक तो करंट यही हो जाएगा, पूछ रहे हैं किससे बाउंड्री नहीं लगती है, 6 से बाउंड्री लगती है। अब होता है क्या, वो सुने, पहले थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको, वो और देखो आप बारे में एक चीज और देख लें। एजॉब सागर मिला किससे, काला सागर से। काला सागर किससे मिलेगा, मरमरा सागर से। मरमरा सागर किससे मिलेगा, एजोजियन सी से। ये सब मिले हुए हैं। और ये मिलेगा किससे, भूमध्य सागर मिलेगा अटलांटिक महासागर से, ठीक है ना। क्योंकि अगर जहाज आएंगे तो जहाज यहाँ से चलेंगे तो काला में आएंगे, काले से काय में आएंगे, मरमरा में, मरमरा से एजियन में, एजियन से आयोनियन, आयोनियन से भूमध्य में, और भूमध्य से अटलांटिक में। आने के लिए इनके बीच में क्या है, ये जल संधि है, जो ब्लैक कलर बनाई ये जल संधि। इस जल संधि का देखो कैसे पूछेंगे, एजॉब सागर और काला सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, कौन सी स्टेट है, कौन सी वाटर टेरिटरी है। तो देखना इसका नाम है क्या, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है क्रेच जल संधि। क्लियर है। फिर आ गए अपन काले सागर में। काला सागर और मरमरा सागर को मिलाने वाली कौन सी है, बारबारोस जल संधि। क्लियर है। फिर मरमरा सागर और एजियन को मिलाने वाली कौन सी है, दर्दनेस, दर्दनेस जल संधि, ठीक है ना। फिर यहाँ भूमध्य महासागर मेडिटेरियन सी में अटलांटिक, इनको मिलाने वाली कौन सी है, इनको मिलाने वाली है कौन सी, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। क्या होता था देखना, इधर नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाला, यहां से ये अफ्रीका है पूरा का पूरा, ये क्या है, अफ्रीका। अब क्या होता था वो सुने, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, इन दोनों में युद्ध चल रहा है कितनी तारीख से, 24 फरवरी 2022 से। और यूक्रेन का, अब यूक्रेन का है, देखिए यूरोप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो देखो रशिया है, दूसरे नंबर पे यूक्रेन ही आता है यूरोप में। कि खाद्यान्न उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में यूरोप में सबसे ऊपर है, पूरे यूरोप की पूर्ति कर देता है। और इधर जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन अब संयुक्त राष्ट्र, वो क्या करता था, यूक्रेन से अनाज खरीदता था। अनाज खरीदने के साथ वो कहाँ ले जाता था, अफ्रीका ले जाता था। अब बाय रोड जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ेगा, और जहाज़ों के द्वारा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता पड़ेगा, तो जहाज़ों के द्वारा ये सब होता रहता था। जैसे ही युद्ध हुआ वैसे ये चेन सिस्टम खत्म। तो यूक्रेन के बारे में एक चीज़ और देखना आप, यूक्रेन के बारे में एक और बता देता हूँ। यूक्रेन एक्सपोर्ट में किस चीज़ में सबसे आगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यूक्रेन खाद्यान्न में महत्वपूर्ण है। देखो एक आती है खेती का, आएगी सूरजमुखी खेती, ठीक है, सनफ्लावर का नाम सुना होगा आपने, सूरजमुखी, सनफ्लावर। इससे पे आ गया अपना जौ, फिर आ गया मक्का, और फिर आ गया क्या, गेहूं। सूरजमुखी के एक्सपोर्ट में ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है। अब आप देखते जाइए यूक्रेन किस तरीके से पूरे विश्व के लिए मायने रखता है, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए मायने रखता है, और कैसे पूरे विश्व का हर व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब देखना है इसमें। क्यों, तो में ये 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट में है, मक्का में 4th नंबर पर है, 4th पर, और गेहूं में ये 5th नंबर पर है। ये वर्ल्ड में इसकी पोजीशन है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट का मतलब आप समझ गए ना, अपने देश से बाहर भेजने में। खुद के लिए तो पूर्ति हो गई, उसके बाद बाहर भेजा तो
सूरजमुखी तेल, ठीक है ना, सनफ्लावर ऑयल में पहले नंबर पे है, जौ में थर्ड नंबर पे, मक्का में फोर्थ नंबर पे, गेहूं में फिफ्थ नंबर पे है। क्लियर है। अब यहां से ये भेजा जा रहा है पूरा का पूरा। अब जैसे युद्ध हुआ, युद्ध होने के कारण ही बुल्गारिया में अनाज का उत्पादन तो हुआ नहीं, क्योंकि युद्ध में के कारण से यहाँ पे बमबारी और इनके कारण सब प्रभावित हो गया, तो यहाँ अनाज उत्पादन प्रभावित हुआ। तो आपने देखा कि फसलों के भाव बढ़ते चले गए, क्योंकि फिर चाइना, इंडिया और इन्होंने अनाज को बाहर पहुंचाना चालू किया, क्योंकि यहाँ से तो खाद्यान्न की आपूर्ति होना संभव ही नहीं था। तो यहाँ के देशों के भाव बढ़ गए। भाव बढ़ने से देखो, भाव बढ़ने से क्या होगा, हर जगह महंगाई बढ़ेगी। अब हुआ क्या कि इन सबको देखकर यूनाइटेड नेशन जो था, उन्होंने कहा कि अब माल कैसे इन देशों के पास पहुंचा जाए, अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब देश हैं, उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो उसने देखा कि ये जो काला सागर है, इसकी सारी की सारी रूल्स और रेगुलेशन किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं टर्की के अंदर में, मतलब तुर्की के अंडर में। तो उसने तुर्की से कहा कि भाई साहब, आप दोस्त हो भाई साहब के, रशिया के, आप उनसे बात करो कि लड़ते रहें, वो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गरीबों का अनाज आ रहा है ना, उसे प्रभावित ना करें, नहीं तो पूरी दुनिया में जो गरीब देश हैं उनमें भुखमरी फैल जाएगी। तो तुर्की ने रशिया से बात करी और यूक्रेन से बात करी, बुलाकर दोनों को, कहाँ पर, यहाँ पर इस्तांबुल में, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, वहां जाके बात करी। बात करने पर दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाता है, मतलब 4 जनों के बीच, चौथा कौन है, तुर्की है, वो 3 जनों के बीच में समझौता कराता है, रशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन अनाज खरीदेगा, कहाँ पहुंचाएगा, अफ्रीका पहुंचाएगा। तो तुर्की ने इन दोनों के बीच में समझौता कराया। तो रूस ने क्या कहा यहाँ समझौते में कि आप यूक्रेन से अनाज खरीदे, संयुक्त राष्ट्र आप तो उसके साथ ही हो, पूरा का पूरा, मुझ पर तो प्रतिबंध लग रहे हैं सारे के सारे, मेरा अनाज भी जाएगा बाहर, मेरा अनाज भी उत्पन्न होगा, मेरा अनाज भी यूक्रेन के साथ बाहर जाएगा, ठीक है ना, तो मेरे जहाजों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सब ये शर्तें जो थी वो मंजूर हो गई। मंजूर होने के बाद 22 में ही मंजूर हुई थी, तुर्की ने मंजूर करवाई थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ से अनाज खरीदना चालू किया और इनके पास अनाज पहुंचने लगा। तो थोड़े से भाव गिर गए, महंगाई पूरे विश्व में थोड़े से कम लेवल पे आई। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय पहले रशिया ने इससे ये कह दिया कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, मैं इस समझौते को कैंसिल करता हूं। अब कारण पूछेंगे ना कि भाई साहब वापस क्यों ले, तो तुर्की जो रशिया ने आरोप लगाए, या रशिया ने कहा कि मेरे और यूक्रेन के बीच में जो तुमने समझौते कराए थे, समझौतों का पालन नहीं हो रहा है, मेरे अनाज को बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, मेरे जहाजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने उसके जहाजों पर ड्रोन हमला कर दिया था। तो वो उसने नाम वापस ले लिया। वापस लेने के बाद रशिया ने क्या किया, रशिया ने सबसे पहले जो काला सागर के चारों तरफ जो 4 बंदरगाह हैं, तो जो यूक्रेन की तरफ के बंदरगाह थे उन्हें नष्ट कर दिया। जैसे ही वे नष्ट हुए, तो अब आप जानते हैं कि जब बंदरगाह ही नष्ट हो गया, पोर्ट ही खत्म हो गया, तो अनाज कहाँ से जाएगा, तो अनाज जाने से रहा। तो अनाज जब जाएगा नहीं तो यूनाइटेड नेशन खरीदेगा कहाँ से, और यूनाइटेड नेशन खरीदेगा नहीं तो अफ्रीकी देश जो सबसे ज़्यादा गरीब है उनके पास अनाज पहुंचेगा कैसे। तो रसिया ने अपना दम बताया कि मुझे प्रभावित करने से पूरा विश्व कैसे प्रभावित हो जाता है, उसे आप जानो और समझो। हुआ क्या कि रशिया ने हमला कर दिया ब्लैक सी के जो बंदरगाह थे उन पर, उसके कारण जो यूक्रेन का अनाज था वो जाने से रुक गया। अब कितना अनाज रुक गया वो अंदाजा लगाइए आप, 2 लाख करोड़ टन अनाज, 2 लाख करोड़ टन अनाज। और आप जानते एक टन होता है, उसमें 1000 किलो होता है एक टन में, और ये कितने हैं, 2 लाख करोड़ टन अनाज फंस कर रह गया कहां पर, यूक्रेन में। अब बाय रोड पहुंचाएंगे तो यूक्रेन की तो हालत वैसे ही खस्ता है, और यूनाइटेड नेशन खरीदेगा उससे, ठीक है ना। अभी पिछली बार जब ये जो युद्ध हुआ था उस समय ये जब समझौता हुआ, उसी समय 10,000 करोड़ का अनाज खरीदा संयुक्त राष्ट्र ने और इन देशों को पहुंचाया था, 10,000 करोड़ का। और अब फंसा पैसे लगाए थे 10,000 करोड़। अब हुआ क्या, जैसे ही रशिया ने नाम वापस लिया और यहाँ हमला करके यहाँ के बंदरगाहों को मिटा दिया, तो यूक्रेन में अनाज कितना फंस के रह गया, 2 लाख करोड़ टन। अब इन अनाज का होगा क्या, यूक्रेन के पास तो पूर्ति के लिए है, लेकिन ये सड़ेगा यहाँ पर। अब वो चलो ठीक है, इनकी स्थिति वो जाने। अब ये यहाँ से होकर जाएगा नहीं, यहाँ से होता ये तरीके से जाता ये
और इन देशों में पहुंचता ही, अफ्रीकी देशों में। अब यूनाइटेड नेशन फिर दिक्कत में आ गया, अब अनाज का क्या होगा? तो आप समझ रहे ना, अब अनाज का ही होगा कि यूक्रेन का तो अनाज सड़ेगा, उसे तो क्या क्या वो जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो हमला कर दिया उसने। होगा क्या? तो पूरे विश्व में आप जानते हैं फसलों के भाव बढ़ने लगे, और ये वर्तमान स्थिति भी देख लीजिए, अब हर जगह भाव बढ़ने लगे। क्यों बढ़ रहे होंगे? क्योंकि अब पूरे विश्व में खाद्य संकट आने वाला है, और जो गरीब देश हैं वो भुखमरी की ओर जाएंगे, उनके अनाज के संबंध। अब एक उदाहरण से समझना, ये यहाँ पर आप जानते हैं अफ्रीका में ये मिस्र है, आप जानते हैं कि विकसित देश है, मतलब विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन सब कुछ है उसके पास, अनाज नहीं है उसके पास। अपने खुद के अनाज का 50% ये यूक्रेन से खरीदता है, 50% अंदाजा लगाइए आप। अब इस देश का क्या होगा? यूक्रेन से तो आ नहीं सरा। सोचकर देखिए, जो 4 रोटी खाता है उसमें 2 रोटी यूक्रेन की है। अब ये 2 रोटी नहीं मिलेंगी, 2 रोटी खा के रह जाएगा ये, और धीरे धीरे और संकट बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर। तो अब मिस्र की ये हालत है, तो यहाँ के और देशों की तो हालत ये है कि वहाँ पे कुछ संसाधन ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ संसाधन ही नहीं। उन देशों का क्या होगा? उनके पास अनाज कैसे पड़ेगा? तो रसिया ने इस तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया है, केवल काला सागर के बंदरगाहों को मिटाकर, और ये पूरी चेन सिस्टम को रोक दिया इसने। अब आप जानते हैं भारत अनाज उत्पादन में नाम है, चाइना का भी नाम चलता है। इन देशों से अनाज खरीदा जाएगा और कहाँ पहुंचाया जाएगा? इन देशों में। तो आप जानते हैं इन देशों में पहुंचेगा, और पूरा का पूरा देखो यूरोप है, इनमें प्रभावित होगा। युद्ध होगा तो इसकी भूमि जो है चलेगी, तो अनाज कहाँ से उत्पादन होगा? पूरे यूरोप में अनाज का संकट, इधर संकट, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जहां पहुंचाता था गरीब देशों में, उन देशों में संकट। संकट आने से क्या होगा? अनाज की पूर्ति नहीं होगी, तो पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी पूरे विश्व में। फिर महंगाई का दौर चालू होगा इस चैरिटी के कारण से। ये समझौता हुआ रशिया और ये यूक्रेन, इन दोनों के कारण से तरीके से पूरा अनाज जाता था यहाँ पर होते हुए अफ्रीकी देश, ठीक है ना। और भी जो देश हैं जैसे सीरिया वगैरह है, सीरिया भी डिपेंड है यूक्रेन पे। ये आप देख रहे हैं एशिया में सीरिया है, ये सीरिया भी डिपेंड था, यहाँ से पूरा अनाज आता था। ये कुछ और गरीब देश हैं इधर, ये कैरेबियन कंट्री है यहाँ के, तो ये सारे के सारे प्रभावित हो गए, क्योंकि रशिया ने यहाँ हमला कर दिया। और ये जो टेरिटरी थी, काला सागर क्यों नाम पड़ा? क्यों? काला सागर से होकर जहाज जाते थे। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से होकर अनाज जाते थे, ये इस तरीके से दिख रहा है ना। ये बंदरगाह है, देखो ओडिशा, इसको रसिया ने इस बंदरगाह को उड़ा दिया, यहाँ से अनाज जाता था। और ये छोटे बंदरगाह हैं, तो आप जानते जे उड़ गए तो जिनकी तो कोई भरोसा ही नहीं है। सारे बंदरगाह रसिया ने उड़ा दिए। अब जब ये उड़े ही गए, खत्म ही हो गए, तो अनाज कहाँ से जाएगा? यहाँ से अनाज जाता था इस तरीके से। ये टर्की है, टर्की के बीच में ये वाली जो जल संधि है, इसका ही नाम है बारबरोस जल संधि। जल संधि रशिया का अधिकार चलता है कि ब्लैक सी से कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इसलिए रशिया का नहीं, सॉरी, टर्की का अधिकार चलता है इस पूरी ब्लैक सी पर और मरमरा सागर पर, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसलिए जो तुर्की है उसने रशिया और यूक्रेन का समझौता करा दिया था, लेकिन रशिया ने कहा मेरे जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं हो रहा है और मेरे लिए सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपन समझौते से बाहर हैं। जैसे बाहर पूरी दुनिया में त्राहीमाम मच गई, ठीक है ना। तो अब ये अनाज इधर आता, अब जाना बंद कि इन्हें उड़ा दिया किसने? रसिया ने। होने से क्या है, पूरी दुनिया में महंगाई का दौर चढ़ेगा, और जो गरीब देश हैं दूसरे की फसलों पर डिपेंड थे या अनाजों पर डिपेंड थे, उनमें भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। और आपने यूनाइटेड नेशन का भी काम देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है। यूनाइटेड नेशन उन गरीब देशों को क्या पहुंचाता है? अनाज पहुंचाता है जिन देशों में अनाज उत्पादन ज़्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यूक्रेन पूर्ति नहीं करेगा तो अन्य देशों से लेंगे और तो बढ़ेंगे, ये पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। का आंसर है रूस और यूक्रेन। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, बताइए समझ में आया हो तो हाँ बोले।